नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। मध्य प्रदेश में लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को अब बड़ी राहत जो है वो मिलने जा रही है। अब दफ्तर का कामकाज नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग में 4 अलग अलग कैडर बनाने को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें मरीजों के इलाज और देखभाल से जुड़ी हुई व्यवस्थाओं में 2 कैडर और दफ्तर का कामकाज संभालने वाले प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर अलग से बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में इस तरह कुल 4 कैडर बनाए गए हैं। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार इलाज करने वाले और सर्जन डॉक्टर को भी यहां पर बीएमओ, सीएमओ और सीएमएचओ बना दिया जाता है। छोटे शहरों में सरकारी अस्पतालों का मैनेजमेंट का जिम्मा भी डॉक्टरों पर ही रहता है और सर्जन के माथे पर ही रहता है और ऐसे में डॉक्टरों को काफी मशक्कतें करनी पड़ती हैं। लेकिन कैबिनेट में मंजूरी यहां पर मिल चुकी है। व्यवस्था के तहत अब शुरू से ही अलग अलग कैडर के लोगों की अलग अलग भर्तियां की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से जहां लोगों को इलाज मिलने में आसानी हो पाएगी, तो वही प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक ढंग से चल सकेंगी। पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त 15,000 करोड़ की डॉक्टरों की जो कमी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। प्रत्येक डॉक्टर के ऊपर 1.5 लाख की आबादी का जिम्मा भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और व्यवस्थाओं का बोझ जो है वो मरीजों की राह में रोड़ा पैदा करता है और सरकार ने नई व्यवस्था करके इसको दूर करने की यहाँ पर बड़ी कोशिश की है। मतलब साफ है कि सरकार ने मरीजों और डॉक्टर्स दोनों की मुश्किलों को यहाँ पर हल निकालने की पूरी कोशिश की है। ये निर्णय लिया गया है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, एक पूरा पैनल जुड़ने वाला है हमारे साथ। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। महत्वाकांक्षी योजना हमारे लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की है। इस योजना के अंतर्गत हमारे जो संवर्ग का निर्माण स्वास्थ्य विभाग में कर दिया गया है। इसके अंदर जो संवर्ग बनाए, चिकित्सीय संवर्ग, विशेषज्ञ संवर्ग, लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग। यहाँ में बाकी तो जैसे हमारा जो कैडर आया है बीएमओ के बाद में डीडी, डीएचओ, सीएमएचओ, ये अधिकांश लोग जानते हैं। और हमारे इस जो संवर्ग की सराहना केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री जी है उनके द्वारा भी की गई। इसमें एक जो हमारा अस्पताल प्रबंधन का कैडर है वो अब अलग कर दिया है। अभी तक उसमें चिकित्सक ही रहते थे, अब ये कैडर बिल्कुल अलग से आएगा और उसको भी कैडर को ऊपर तक जाने की इसमें सुविधा रहेगी। और इससे बहुत बड़ा परिवर्तन, अभी तक क्या होता था कि डॉक्टर के ऊपर आके कुछ चंद्रा, बाथरूम, लैट्रिन, छोटी छोटी दिक्कतों का जो सामना करना, ये संवर्ष के बाद में ये दिक्कत हमारे मध्य प्रदेश की खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मरीजों को बड़ी राहत दी गई है और इसी के साथ डॉक्टर्स को भी बड़ी राहत दी गई, यानी कि कैबिनेट में ये बड़ा फैसला जो है वो साफ तौर पर लिया गया है। विभाग में 4 अलग कैडर बनाने को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है और आपने अभी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी सुना। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है कि इससे जो है मरीजों को भी काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। चलिए, तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग, वरिष्ठ चिकित्सक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवनेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया है, 4 नए कैडर को मंजूरी मिल चुकी है, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? अपने सारे आर्टिकल्स में अपनी सारी स्वास्थ्य जागरूकता वाली मुहिम में इस बात की पुरजोर वकालत की है कि इस देश में बहुत पहले ही इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनाई जाना चाहिए थी। इस देश में बहुत पहले ही हर उस विधा के लिए विशेषज्ञ तैयार किए जाना चाहिए थे। अभी खाली एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सरकार ने बात की है। ये बहुत पाक्षिक, एक आंशिक किया गया कदम है। मेरा मानना है कि आपको जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी भवन निर्माण संबंधी विधाएं हैं, जितनी भी लीगल विधाएं हैं, जितनी भी अस्पताल से रिलेटेड पीआर मैनेजमेंट है,
सबके लिए विशेषज्ञों की आज आवश्यकता है और डॉक्टरों को डॉक्टरी करने दी जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देर आयत दुरुस्त आयत इस प्रयास को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि मेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल लीगल सर्विसेज से रिलेटेड, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर तरह की विधाओं को एमबीबीएस के साथ ही शुरू किया जाना चाहिए और वहीं से विशेषज्ञ निकाले जाने चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह का विरोधाभास इन पेथियों के बीच में ना हो। बिल्कुल। और ऐसे में अगर भुवनेश्वर जी बात की जाए तो जिस तरीके से फैसला लिया गया, अब क्या लगता है फ्यूचर में कितनी तब्दीली देखने को मिलेगी हेल्थ सेक्टर में? नहीं, देखिए, मैं तब्दीली तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि एक तरह से बहुत ज्यादा विरोधाभास खड़े होने चालू होंगे, क्योंकि सरकार ने कुछ समय पहले, आप देखिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एसडीएम और एडीएम को अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर बिठाने की कोशिश की थी, जिसको बड़े विरोध के बाद उनको वापस लेना पड़ा था। मैं समझता हूं ये उसी का एक आगे बढ़ के कदम है। बेहतर होता कि हमारे विकास के लिए विशेषज्ञ तैयार करते, और जब वो विशेषज्ञ, आज मेडिकल में हम मेडिकल से रिलेटेड 13 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमको मेडिकल में पहले ही दिन से इन सारे विषयों को भी शामिल करना चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल की मेडिकल इंजीनियरिंग का भी मुद्दा हो कि किस तरह से बिल्डिंग बनेंगी, किस तरह से उनके अंदर ऑपरेशन थिएटर्स, किस तरह से पैसेजेस, किस तरह से वार्ड्स, कितनी क्या जरूरत होना चाहिए, इन सब की व्याख्या हो। इसी तरह से हॉस्पिटल में अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर या जिस तरह से हम कहें बाकी अन्य नॉन मेडिकल केडर जो अस्पताल में होते हैं उनकी व्याख्या हो, उसके ऊपर काम होने चाहिए। तो मैं समझता हूं अभी बहुत दिल्ली दूर है और इसमें बहुत समय लगेगा, और मैं तो इसमें विरोधाभास ज्यादा देख रहा हूं। भुवनेश्वर जी, जिस तरीके से आप अभी फिलहाल कुछ तब्दीली नहीं देख रहे, लेकिन कैबिनेट में जिस तरीके से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, और हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर जो है दफ्तरों में हमेशा फंसे रहते, मरीजों को उतना वक्त नहीं दे पाते, तो नहीं लगता कि इस फैसले से जो है अब डॉक्टर्स का पूरा फोकस जो है वो मरीजों पर होगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने कहा आपसे कि अभी दिल्ली दूर है, हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी कि इस फैसले के परिणाम क्या आते हैं। क्या ये जो सो कॉल्ड अफसर होंगे, जो नॉन मेडिकल होंगे, ये अस्पतालों में बैठेंगे? क्या ये डॉक्टरों का काम हल्का करेंगे? क्या ये एक एक व्यवस्था को संभालेंगे? क्या इनका डॉक्टरों के साथ सामंजस्य होगा? अभी हमें बहुत कुछ देखना है। मेरा मानना है कि जो एक सरकारी अधिकारी को अस्पताल में बिठाने का सिस्टम सरकार ने शुरू किया था, ये इसी को और बड़ा अमली जामा पहनाया गया है। अभी हमें देखना होगा कि सरकार कितनी कारगरता से इसको अमल में ला पाती है। जैसे में आप ये तो मानते हैं ना कि दफ्तर के कामकाज से डॉक्टर को छुटकारा मिल जाएगा? बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। मैं तो शुरू से वकालत कर रहा हूँ कि डॉक्टरों को सिर्फ डॉक्टरी करने दीजिए, उनको बाकी पदों से बाहर निकालिए। उसको क्यों दौड़ दौड़ के अस्पतालों से अपने ऑफिसर्स के, अपने बड़े बड़े अफसरों के अधिक कमरों की तरफ दौड़ लगाना पड़ती है? हमीदिया अस्पताल से उसको सेक्रेटरिएट दौड़ना पड़ता है, जरा जरा की बातों पे उसको इजाजत लेना होती है। मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन जो मेरी शंका है कि इसका अमल कितना कारगर होगा, इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। यानी कि आप सरकार के इस फैसले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या लगता है आगे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी तब्दीली साफ तौर पर देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी, मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि डॉक्टरी जो सर्विसेज हैं वो आज भी हमारे देश में बेहद संकट के दौर से गुजर रही हैं। उनका हर जगह पर मीडिया ट्रायल से लेकर लीगल ट्रायल से लेकर सब कुछ है, जबकि हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्थाएं दुनिया भर में श्रेष्ठतम है, दुनिया भर में सबसे सस्ती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ डॉक्टरों, नर्सेस, पैरामेडिक्स की बहुत कमी है। तो शायद इस तरह के काम से हम उम्मीद कर सकते हैं कि डॉक्टरों का बोझ कम होगा, लेकिन उनके साथ साथ उसका अफसरी दोहन ना चालू हो जाए, उसको बात बात पे अपने ही अस्पताल के अधिकारियों के चक्कर ना लगाने पड़ जाएं, ये अधिकारी बॉस ना बन के बैठ जाएं। हमें इसकी तरफ देखना होगा। भुवनेश्वर जी, आप साफ तौर पर नाराज नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है अब आपके हिसाब से क्या कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरा मानना है सबसे पहले हमें इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनानी चाहिए थी, और उसके बाद हमें इन सारे विषयों को जो कि आज की बेहद बड़ी आवश्यकता है, उनको हमको मेडिकल साइंसेस के साथ ही फर्स्ट ईयर से मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करना चाहिए था। आज कोई विशेषज्ञ अगर सर्जन बन के निकलता है तो हो सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन के निकले, हो सकता है कि वो मेडिकल इंजीनियर बन के निकले, हो सकता है कि वो बायोमेडिकल इंजीनियर बन के निकले जिसको सारे इंस्ट्रूमेंट्स का ज्ञान हो। कितनी सारी विधाएं हैं, आज सब विधाओं के विशेषज्ञ बाहर बैठे हैं। वो डॉक्टरों की पीड़ा नहीं समझते, वो अस्पताल की जरूरत नहीं समझते,
हम आज देखिए कि हमीदी अस्पताल में 2000 बिस्तर का भवन बनने के लिए पिछले 10 साल से प्रयास चल रहे हैं। हर 2 साल में उसका बजट बढ़ जाता है। क्या ये एक प्राइवेट अस्पताल बन रहा होता तो 2 साल में बन के खड़ा नहीं हो गया होता? तो बहुत सारे, मैंने कहा अभी दिल्ली दूर है, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। बिल्कुल भुवनेश्वर जी, दिल्ली अभी दूर है, लेकिन आप ये मानते हैं कि कोविड के बाद तमाम चीजें यहाँ पर बदली भी है? कितनी बदली यहाँ बताइए मुझे। अस्पतालों की व्यवस्थाएं देखिए, वहां पर जाके जिस तरह से पार्किंग से शुरू हो जाती है व्यवस्थाएं जो अस्पतालों तक जाती हैं, उसमें डॉक्टर शामिल नहीं है। हर जगह पर यूनियनबाजी है, हर जगह पे नेतागिरी है, हर जगह पे अफसरशाही है। आप यहाँ ये देखने की कोशिश कीजिए कि हम जितना डॉक्टरों को इलाज के लिए मुक्त कर देंगे उतना मरीजों को आराम मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये शुरुआत है, हमें शुरुआत के असर देखने होंगे। मैं इस प्रयास की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है ये बहुत आंशिक प्रयास है। इसको हमें बहुत बड़े लेवल पे लाना चाहिए था और सबसे पहले हमें इंडियन मेडिकल सर्विसेज बना के सिस्टम खड़ा करना चाहिए था, ताकि हमको विषय विशेषज्ञ के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और इंजीनियरिंग और सारे विशेषज्ञ भी मिलते हैं जो सिस्टम को सुचारू रूप से चला पाते। भुवनेश्वर जी, अब आपके हिसाब से स्वास्थ्य विभाग की तबीयत जो है वो किस तरीके से सुधरेगी? कैसे सुधरेगी आप बताइए। आपने सब जगह बड़े बड़े अस्पताल बना के खड़े कर दिए हैं। ये हाथी हैं, एरावत हैं ये, जिनको आपको लगातार पौष्टिक आहार देना है, लेकिन पौष्टिक आहार तो है नहीं, बजट तो है नहीं। बनाने का बजट था क्योंकि सबकी साठगांठ थी, बना के खड़े कर दिए। मैं आपको छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेके चलता हूँ, बताइए मुझे क्या हाल है। मैं आपको शहडोल का मेडिकल अस्पताल लेके चलता हूँ, मैं आपको दतिया का मेडिकल अस्पताल लेके चलता हूँ। आप देखिए, खुद जाके आकलन कीजिए। हम जो व्यवस्था देख रहे हैं, एक अस्पताल को बनाना आसान है, लेकिन उसका हर साल का मेंटेनेंस, वहां पर योग्य डॉक्टरों को, नर्सेस को लाना, वहां पे मशीन। ठीक है भुवनेश्वर जी, यहाँ पर शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी हुई है। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर सुशील राठी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व सिविल सर्जन हैं। सुशील जी, जिस तरीके से 4 नए कैडर को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की तरफ से, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? फैसले को इस तरह से देखता हूँ कि इससे जो मेडिकल फील्ड में जो टेक्निकल काम है उसमें अननेसेसरी इंटरफेरेंस जो है प्रशासन या अन्य लोगों का बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो है ये कदम जो है ये मेडिकल प्रोफेशन और मरीज के लिए घातक रहेगा, क्योंकि जो भी नए डॉक्टर्स हैं वो इस कारण सर्विस में नहीं आएंगे। जो ऑलरेडी सर्विस में हैं उनके प्रमोशन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। टेक्निकल जो डॉक्टर्स का काम है उसमें अननेसेसरी प्रशासन या जो कैडर आएगा उसका इंटरफेरेंस बढ़ेगा। इससे कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे डॉक्टर्स और उनमें, और जो टेक्निकल काम है जो डॉक्टरों का करना है वो दूसरे जो पर्सन है वो उनको गाइड करेंगे, तो उससे डॉक्टरों पे दबाव बढ़ेगा। सुशील जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस फैसले से अब जो डॉक्टर है वो मरीजों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे? नहीं, अभी भी डॉक्टर्स तो मरीजों पे फोकस करते ही हैं। अभी मरीज की स्थिति डॉक्टर्स अच्छे से जानते हैं, उन्हें कौन सी दवाइयां होना, क्या परचेज होना, कौन से इक्विपमेंट होना, अस्पताल को कैसे चलाना, इसका जो है अनुभव डॉक्टरों को पिछले 50-100 सालों से है। और वो जानते हैं कि मरीज की जो है उसकी कैसी सेवा की जाती है, क्या करना है। और जो है इससे ये होगा कि जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, डीएम है, एमडी हैं, वो जो है लो कैडर या लो क्वालिफाइड लोगों के अंडर में काम करने पे मजबूर होंगे और या फिर वो नौकरी छोड़ देंगे। इसलिए ये चीजें जो है ये कैडर बनाना ये ठीक नहीं है, क्योंकि अन्य डिपार्टमेंट जो है जैसे दूसरे जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग के हैं या वहाँ पे जो है उन्हीं के जो है क्वालिफाइड लोग, इंजीनियर या वो लोग जो है वही लोग उसको चलाते हैं, वो ऑफिसर्स भी उनके होते हैं। पहले मुझे अच्छे से याद है, आज से 30-40 साल पहले जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन हुआ करते थे वो डॉक्टर्स हुआ करते थे। हमारे यहाँ के जो रिटायर्ड डीन है या जो डीन सीनियर मोस्ट होते थे उनको डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन में आते थे, वो जानते थे कि कैसे जो है मेडिकल एजुकेशन जो है इसको चलाना चाहिए। तो सुशील जी, ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह की अब तब्दीली देखने को मिलेगी इस फैसले के बाद? देखिए, इस फैसले से पहले भी ऐसी कुछ कोशिशें की गई थी, लेकिन इस फैसले से जो है जनता को नुकसान होगा, मरीजों को नुकसान होगा, और जो डॉक्टर्स का कैडर है वो जो है वो लोग प्राइवेट की तरफ जाएंगे और ये पूरी तरह से कारपोरेट जो है वो काम, जैसे कारपोरेट हॉस्पिटल्स में एक धन्ना सेठ का अस्पताल हो जाता है उसके अंदर में डॉक्टर काम करते हैं, वैसा पैटर्न चालू हो जाएगा। अभी भी जो है सफाई का ठेका देते हैं, गार्ड का ठेका देते हैं, निर्माण एजेंसी का अलग होता है, वो इंजीनियर देखते हैं अस्पताल का निर्माण, डीपीएम और डीपीएम ये प्रोग्राम मैनेजर एनएचएम में है, ये लोग काम देखते हैं, ऑफिस में अकाउंटेंट या दूसरा कैडर है वो अपना काम देखता है। मेरे हिसाब से जो प्रबंधन जो है अभी भी
50-60% जो है वो नॉन डॉक्टर्स ही प्रबंधन करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये पहल जो है ये नुकसानदायक है। सुशील जी, आप कह रहे हैं कि ये पहल नुकसानदायक है, लेकिन सरकार का कहना है कि इससे डॉक्टर को भी फायदा है और मरीजों को भी फायदा है। और खासतौर पर अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया पर आज भी मरीजों पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। नहीं, ये डॉक्टर सरकार अपनी जो है वो असफलता छुपाने के लिए ये सब काम कर रही है, इसमें कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में डॉक्टर्स की सर्विस कंडीशन अच्छी हो तो डॉक्टर्स ज्वाइन करेंगे और काम भी करेंगे। उनकी सर्विस कंडीशंस अच्छी नहीं है, रूरल एरिया में भी बहुत खराब है, इसलिए लोग वहां जाना नहीं चाहते। जबरदस्ती आप किसी से काम करा नहीं सकते जब तक उनके मन में इच्छा ना हो। उनकी सर्विस कंडीशन अगर अच्छी होगी तो लोग काम करेंगे। दे आर लोग बहुत कम पेड है, उनके प्रमोशन नहीं होते, उनको ग्रेड पे स्केल नहीं मिलता, डॉक्टरों को 10-10 साल तक इंतजार करते रहते हैं। और अन्य जो सुविधाएं हैं जो अन्य डिपार्टमेंट्स में मिलती है वो डॉक्टरों को नहीं दी जाती। ठीक है सुशील जी, बने रहिएगा। भुवनेश्वर जी का सीधा रुख कर लेते। भुवनेश्वर जी, जिस तरीके से हमने अक्सर देखा रूरल एरिया की अगर हम बात की जाए तो वहां पर अक्सर मरीज जो है बेहद ज्यादा परेशान रहते हैं, अस्पतालों की भी हालत ठीक नहीं रहती है। तो अब लगता है कि इन तमाम चीजों से रूरल एरिया की तो कम से कम तस्वीरें चेंज होगी। जी, आप कैसे इस चीज को आकलन कर रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। रूरल एरिया में आप चल के देखिए, मैं बल्कि रूरल में तो आपके भोपाल शहर की बात करता हूँ। आप भोपाल शहर में चल के देखिए कि आपके शहर के बीचों बीच में ढेर सारे झोला छाप डॉक्टर पूरी ताकत के साथ फल फूल रहे हैं। क्यों? क्या प्रशासन को दिखता नहीं? वो उनके पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उनके पास भीड़ लगी है। ड्रिप चढ़ाने के 10 रुपए, 20 रुपए, इंजेक्शन लगाने के 2 रुपए। आज एक डिस्पोजेबल सिरिंज 10 रुपए में आती है। आप मुझे बताइए 2 रुपए में इंजेक्शन कैसे लग जा रहा है? आज अगर एक स्टेरलाइज ड्रेसिंग करना है तो उसके लिए कम से कम 500, 700, 1000 रुपए का मटेरियल आता है। 10 रुपए, 20 रुपए में वो पट्टी कैसे हो जाती मुझे बताइए? ये सिस्टम पे बोझ है, ये सिस्टम खराब करने की चीजें हैं। हम कैसे सुधारेंगे? क्योंकि हमारे दिमाग में तो सभी पड़ी हुई है कि 2 रुपए में इंजेक्शन लगा देता मेरा पड़ोस का डॉक्टर। वो ये नहीं देखना चाहता मरीज कि वो एक सिरिंज से कितने मरीजों को एड्स खिला रहा है, वो एक सिरिंज से कितने मरीजों को दूसरी बीमारियां दे रहा है, इंफेक्शन दे रहा है, वो अनस्टेलाइज्ड ड्रेसिंग करके कितने जख्म खराब कर रहा है। अब आज इन चीजों को हम समझाने की कोशिश करें तो आप मुझे ये बताइए, गांव गांव में डॉक्टर के रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए सुविधा नहीं है, उसके बच्चों के पढ़ने की सुविधा नहीं है, हम उसको तनख्वाह भरपूर दे नहीं रहे। गांव में नेतागिरी इतनी ज्यादा है कि कोई भी नेता आके डॉक्टर को 10 जूते मार के चला जाता है। वहां पर जो बेटा छुटभैया पत्रकार है वो उसके लिए उल्टी खबरें छापने के ऊपर पड़ जाता है। तो हमारे देश के सिस्टम को क्या हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी बिठा देने से सुधार देंगे? वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और डॉक्टर पे दादागिरी करेगा? मेरा मानना है कि जैसे राठी जी भी इस बात को कह रहे हैं, बहुत सीधी सी बात है कि हमने व्यवस्था को सुधारने के बजाय उसके ऊपर एक आवरण चलाने का काम किया है। ये आवरण अंदरूनी तौर पे व्यवस्था को खोखला करेगा, नुकसान करेगा और बहुत ज्यादा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, मेरा ऐसा मानना है। ठीक भुवनेश्वर जी, यानी कि तकलीफें बहुत ज्यादा। सुशील जी से भी समझ लेते। सुशील जी, किस तरीके से तमाम जो तकलीफें हम देख रहे हैं इसको किस तरीके से आखिर दुरुस्त किया जा सकता है? इसे ऐसा दुरुस्त किया जा सकता है कि जो भी सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जाती है। तो जो डॉक्टर्स इसमें कैडर ऐसा बनाया जा सकता है कि एक स्वास्थ्य मेडिकल फील्ड अलग हो और एक पब्लिक हेल्थ फील्ड अलग हो। जो डॉक्टर्स पब्लिक हेल्थ फील्ड में जाना चाहते हैं उनको उस पैटर्न में ट्रेनिंग और उनकी वर्कशॉप की जाए, उन्हें उस पैटर्न में डाला जाए। और जो डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल फील्ड में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में जाना चाहते हैं उनमें जाया जाए, जैसे महाराष्ट्र में होता है। और मेरा ये सोच है कि जैसा अभी गर्ग साहब ने कहा कि सर्विस कंडीशन अगर अच्छी नहीं होगी तो है वो डॉक्टर्स कैसे इलाज अच्छे से कर पाएंगे? उनको अपनी दूसरी फिक्र रहेगी। तो मेरे हिसाब से जो है वो प्रमोशन भी नहीं होगा डॉक्टरों का। इसलिए जरूरी है, जैसे कि पहले तो ऐसा था, आज से एक बार ऐसा मौका आया था कि जो पीडब्ल्यूडी का जो सेक्रेटरी होता था वो इंजीनियर होता था। एक बार ऐसा हो चुका है अपने प्रदेश में। तो वो जानते हैं कि कैसे डील करना। अभी भी देखिए जो एम्स में जो भी डायरेक्टर है वो डॉक्टर्स हैं। यूनिसेफ में डॉक्टर्स को लेकर मैनेजमेंट करते हैं, यूनिसेफ के डॉक्टर जो भी है। तो आप डॉक्टर्स के मेडिकल जो है कॉलेज या हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पे आप नॉन डॉक्टर्स को बैठाल कर एक अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में मेरा ये सोच है कि अगर ये पद्धति लागू हुई तो अगले 5-7 साल में जितने डॉक्टर्स अभी काम कर रहे हैं ये सब प्राइवेट में जाएंगे ज्यादातर। अभी भी जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ये बड़े जो है एडवर्स माहौल में काम कर रहे हैं। कई जगह उन पे नेसेसरी इंटरफियरेंस होता है। जैसे
फॉरेंसिक मेडिसिन है, उसमें इंटरफियरेंस होगा, आप ऐसा पोस्टमार्टम करिए, ऐसी रिपोर्ट बनाइए। ये सब डॉक्टरों को प्रेशर डालेंगे कि अब ये करिए, इसका ऑपरेशन अभी करिए, अभी 2 बजे रात को आइए, अभी सीजर करिए, जबकि डॉक्टर अपना डिसीजन लेगा कि इसमें कब सीजर करना है। ये चीजें बढ़ेंगी इससे। मेरे हिसाब से ये पैटर्न ठीक नहीं है। बजाय इसके आप अपनी व्यवस्था सुधारिए, फंड दीजिए, सर्विस कंडीशन अच्छी कीजिए। हाँ, ये बात सही है कि जो नॉन टेक्निकल काम है, जैसे अब साफ सफाई का काम है या ऑफिस वर्क है, क्लेरिकल काम है, ये जो है ये नॉन मेडिकल पर्सन देखे, ये बात समझ में आती है। निर्माण काम है, उसमें डॉक्टर्स ना देखें कि नल यहाँ लगाना और बिल्डिंग ऐसी बनाओ, वो टेक्निकल काम इंजीनियर देखेगा। मेरा ऐसा सोच है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुशील जी बने रहेगा, भुवनेश्वर जी का रुख कर लेती हूँ। भुवनेश्वर जी, जिस तरीके से साफ तौर पर हमने देखा प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, तो क्या ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है और जिसकी वजह से खामियां जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, डॉक्टरों की कमी हमारे जनसंख्या का जो एक विस्फोट है उसकी वजह से है। आप कितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ले आइए, हम पहले 50 करोड़ होते थे, आज हम 150 करोड़ हो चुके, लेकिन व्यवस्थाएं वहीं की वहीं रही। आप कितना संसाधन झोंक देंगे, आपकी व्यवस्थाएं हमेशा इस भीड़ के सामने कम रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ दूसरा मुद्दा है, मैं जो देखता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस और आयुष्मान और दूसरी व्यवस्थाओं की भरमार की है, उसकी वजह से एक अलग केडर, एक अलग सिस्टम खड़ा हो गया है। जो बड़े बड़े ऑफिस में बैठे बाबू लोग हैं, वो आयुष्मान का पूरा दोहन कर रहे हैं, उनके सारे सिस्टम गवर्न होते हैं व्यवस्थाओं में। अब मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरह से राजस्व या फंड्स दे रही है, अब कमी नहीं रह सकती, बस उसका प्रॉपर योजन नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। और जिस तरह से आयुष्मान में लूट चल पड़ी है, लोगों को अननेसेसरीली आप भर्ती कर लेते हैं। एक घर वाले का आयुष्मान कार्ड होता है, उससे कहते हैं तुम 3 और ले आओ तब हम तुम्हारा काम करेंगे, वो 4 आयुष्मान भर्ती हो जाते हैं। बाबू को भी पता है कि मुझको इन सबसे कितना पैसा, कितना कमीशन लेना है अस्पताल से, किस तरह से इनके बिल क्लियर करना है। ये बहुत बड़ा रैकेट है जो चल पड़ा है। मैं तो आपके चैनल पर बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि कोविड में आयुष्मान का खेल जिस दिन सामने निकल के आएगा, पूरे देश भर में बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मुद्दा ये है कि गरीबों को इलाज मिले, गरीबों को बेहतर सुविधा मिल सके। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ योजनाओं को लाने की कोशिश की है। अब वो जितना कर सकते हैं उन्होंने किया है। अब व्यवस्था बिल्कुल भुवनेश्वर जी, यहाँ पर सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी तो साफ तौर पर देखने को मिल ही रही है, वक्त की कमी है। भुवनेश्वर जी, सुशील जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। तो जिस तरीके से कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है, अब धरातल पर इसे किस तरीके से उतारा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।